हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब कैसे हो? आ गई आप लोग? तो आ जाओ, आप लोगों का स्वागत है मेरी एक छोटी सी कहानी की। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और नहीं पसंद आएगी तो भी क्या करना है, अपनी सलाह कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। तो चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ट्रेन से आना जाना करती थी। कॉलेज काफ़ी दूर था, इसलिए मुझे ट्रेन से ही आना जाना पड़ता था। कभी ट्रेन लेट हो गई तो बेंच में बैठकर ट्रेन की राह देखते बैठते थे कि अभी 5 मिनट में 10 मिनट में आ जाएगी। ये एक आम बात थी हमारा स्टेशन पर आना, और गाड़ी का कभी छूट जाती थी तो कभी आने में लेट हो जाती थी। तो हम लोग बैठ के आजू बाजू का निरीक्षण करते रहते थे कि कोई कैसे जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई गड़बड़ में है। और मेरी सबसे प्रिय आवाज़, ए चाय ले, चाय ले, चाय चाय ठंडी अदरक वाली चाय, ये मेरी सबसे प्रिय आवाज़ थी। और मैं अगर जैसे टाइम मिलता था तो चाय ज़रूर पीती थी। एक दिन ऐसे ही ट्रेन थोड़ी लेट थी, या मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी। तो मैं जहाँ बैठी थी, मेरे बाजू ही बेंच में एक आंटी बैठी हुई थी। उनके हाथ में एक डब्बा था जिसको वो बार बार प्यार से देख रही थी, सहला रही थी और अपने आंचल से पोंछ रही थी। फिर आंचल से ढक के रख देती, फिर उसे साफ़ करती, और ट्रेन की तरफ लगातार देख रही थी, प्लेटफॉर्म की तरफ कि ट्रेन आएगी। उत्सुकतावश मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। मैंने कहा, आंटी जी क्या किसी की राह देख रही हो? तो कहा कि हाँ, मेरा बेटा आने वाला है। तो मैंने कहा, अच्छा, आप अपने बेटे को लेने आई हो? तो कहती है कि हाँ, लेने तो आई हूँ, आज उसका जन्मदिन है ना। तो मैंने कहा, अच्छा, तो उसने आपको बताया है कि वो आ रहा है? तो कह रहे, उसने नहीं कहा बेटा, मैं ही राह देख रही हूँ कि आज वो आएगा। उसके पसंद के आलू के पराठे और नारियल के लड्डू बनाकर लेकर आई हूँ। वह खामोश आँखों से पटरी की तरफ बार बार देखती थी, फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर देखती थी, फिर ऐसे देखती थी जैसे वो ट्रेन में उसका बेटा उसको दिखाई दे रहा है। उसका यह इंतज़ार आँखों में देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने पूछा कि माता जी, आपका बेटा कब आने वाला है, किस ट्रेन से आने वाला है? उसने कहा, मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन उसके शहर से आने वाली जो ट्रेन है ना, वो अनाउंस कर रहा है कि 5 मिनट बाद आएगी, शायद वो उसमें आ जाए। मैंने फिर पूछा कि आंटी जी, आपको पता नहीं है कि वो कब आएंगे? उन्होंने बताया नहीं। तो उसने कहा कि बेटा, वो तो पिछले 5 साल से नहीं आया। तो मैंने कहा, अच्छा, तो वो आपको फ़ोन नहीं करते हैं? तो कहती है, बेटा, वो तो बहुत अच्छा है, मुझे रोज़ फ़ोन करता है, मेरे खर्चे के पूरे पैसे भेजता है और मुझसे मेरे हालचाल भी पूछता है। वो मुझे सब देता है, नहीं दे पाता तो अपना प्यार और अपना सानिध्य, बस। और फिर वो चुप हो गई, और उसके बाद मेरी भी उनसे और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वो गाड़ी से उतरते हर एक शख्स को पहचानने की कोशिश करती, उसके चेहरे में अपने बेटे को ढूंढती, और फिर निराश होकर आंखें नीची कर लेती, बंद कर लेती। पता नहीं क्यों आज मैं उनको छोड़कर निकल नहीं पाई, और मैं भी वहीं बैठी रही। आंटी जी ना जाने क्यों धीरे से मुस्कुराई। मुझे उनका मुस्कुराना बहुत बुरा लगा।
मैंने उनसे पूछा, माताजी अब क्या करोगी? तो उन्होंने कहा कि जब तक ये ट्रेन न चली जाए तब तक मेरी आस बंधी हुई है। कुछ ही क्षणों में ट्रेन भी अपनी सीटी बजाती हुई निकल गई और आंटी जी अपने जगह से उठकर खड़ी हो गई, डब्बा संभालते हुए। पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैंने उनसे कहा, आंटी जी अब तो ये पराठे ठंडे हो गए होंगे, इन पराठों का क्या करोगी? तो आंटी जी ने कहा कि बेटा पराठे ठंडे हो गए हैं, मेरी उम्मीद नहीं ठंडी हुई है। मैं अगले साल फिर आऊँगी अपने पराठे और लड्डू लेकर। कब तक नहीं आएगा? माँ की याद तो उसे एक न एक दिन आएगी ही, और वो चलने को ही। अचानक मैंने उनसे कहा, आंटी जी ये ठंडे पराठों का आप क्या करोगी? ये लड्डू का आप क्या करोगी? तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर कोई मिल जाएगा तो मैं दे दूँगी, नहीं तो मैं खा लूँगी। मैंने उनसे झिझकते हुए कहा, आंटी जी अगर आप बुरा न माने तो क्या ये पराठे और लड्डू मैं खा सकती हूँ? आंटी ने सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मैं पूछना तो चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि तुम जिस तरह से मुझसे बात कर रही हो तो मुझे तुम में अपनी बेटी ही दिख रही है। अगर तुम चाहो तो इसे खा सकती हो। और मैंने उसे अपने माँ के आशीर्वाद समझकर वहीं बैठकर उनके सामने खा लिया और उनसे कहा कि आप भी खाइए और मुझे भी खिलाइए। हम दोनों ने वो टिफ़िन मिलजुल कर खाया। उसके बाद उन अम्मा की आंटी जी की आंखों में आंसू भी थे और एक समाधान भी था। फिर वो फिर मिलने का वादा करके मुस्कुराते हुए मुझे अपने घर आने का आमंत्रण देकर चली गई। बाद में हम बहुत बार मिले। बहुत अच्छा रिश्ता हम लोगों का बन गया था। मैं उनके घर भी जाती थी। आंटी बहुत अच्छी थी। कुछ दिनों बाद मैं वो शहर छोड़ दी और फिर उन आंटी जी से, अम्मा जी से कभी मुलाकात नहीं हो पाई। बस वो मेरी यादों में बस के रह गई। मेरे दिल में बार बार ये सवाल आता है कि जो माँ अपना पेट काट कर उस बेटे को पढ़ाई लिखाई, एक अच्छे जगह पर वो जॉब कर पाया, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुज़र बसर कर रहा था, अपने परिवार के साथ रह रहा था, सारी दुनिया के पास जिसके लिए वक्त था, क्या अपनी माँ के लिए 2 पल नहीं निकाल पा रहा था? क्या अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख सकता था? हमारे आसपास ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो माताएं या अकेले पिता इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये कहावत भी तो है ना कि माँ बाप या अकेली माँ या अकेली पिता अपने 4-5 बच्चों को आराम से पाल लेता है, लेकिन 4-5 बच्चे मिलकर अपने माता पिता को नहीं पाल पाते हैं। कभी 6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ। जिनके घर में ऐसा वातावरण नहीं है वो माता पिता बहुत सुखी हैं, और जो बच्चे अपने माता पिता की देखभाल करते हैं वो सच में बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें अपने माता पिता का सानिध्य मिलता है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आगे कोई ऐसी अम्मा मुझे ज़िंदगी में फिर ना देखने मिले, किसी और कहानी के साथ कल आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनों के साथ रहिए। और एक बार फिर आप लोगों से प्रेम पूर्वक आग्रह है कि अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा। नहीं पसंद आती है तो कारण ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।